सो गाइज अभी जस्ट डीएमआरसी का इंटरव्यू हुआ, एक बंदा फ़ोन करता है मुझे एंड ही इज़ गोइंग फॉर द इंटरव्यू ऑफ असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे लिए। एंड वहाँ उससे पूछा गया क्वेश्चन कि सीयर वॉल का डिज़ाइन कैन यू नो व्हाट इज सीयर वॉल। सो बंदा बोलता है यस आई नो। एंड उससे पूछा गया कि देन डिज़ाइन करके दिखाओ, सीयर वॉल का डिज़ाइन उनसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया। अब ये सुनकर बीपीएससी के बच्चे थोड़ा पैनिक हो जाते हैं कि सर मुझसे कहीं लेसी का पूरा कैनाल का डिज़ाइन तो नहीं करवाया जाएगा, बेसिक जो अगर डिटेलिंग होती है रिटेनिंग वॉल का डिज़ाइन पूछा तो नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन जो कि कोई भी सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी जस्ट जो इंटरव्यू आने वाला है उसमें वाई बिहार फेसेस फ्लड एवरी ईयर, क्यों बिहार में फ्लड आता है, एंड एज अ इंजीनियर व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड दिस फ्लड्स, ये हमारा पूछा जा सकता है। व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन नॉर्मल वाटर एंड सी वाटर, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। व्हाट आर द मेथड ऑफ इरेक्शन ऑफ पाइल्स इन रिवर, रिवर में हमारा कैसे मेथड ऑफ इरेक्शन, व्हाट आर द वेरियस मेथड अवेलेबल जो कि उनसे इरेक्ट किया जाता है। हाउ कंक्रीट इज पोर्ड अंडर वाटर, टेल मी वेरियस मेथड ऑफ क्यूरिंग, वाई डीपीसी इज प्रोवाइडेड, डीपीसी का थिकनेस, बेसिक जो क्वेश्चंस है बहुत सारा वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो आगे चलते हैं वीडियो में। सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेके आ गया हूं दोस्तों, एंड मस्ट वॉच इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर एंड यू आर गोइंग टू फेस एन इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इस वीडियो को एज ए क्रैश कोर्स के रूप में जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। हेलो गाइस, माय नेम इज नीतीश प्रकाश सूर्या एंड आई एम ए प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर। रिसेंटली आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय एमटेक फ्रॉम एनआईटी भोपाल एंड आई हैव मोर देन 3+ ईयर एक्सपीरियंस ऑन द ग्राउंड। मैं 3 साल से ज़्यादा से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ। आई हैव वर्कड इन मोर देन 5 मेजर प्रोजेक्ट्स अराउंड बिहार एंड इन एमपी, इन झारखंड। सो काफ़ी ज़्यादा आप मुझे यूजफुल मान सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपने सिलेक्शन के लिए। मैं आपको बहुत गाइड करते रहता हूँ, वीडियोज़ बनाते रहता हूँ आपके लिए बहुत सारा इस तरह का। सो आई बिलीव दैट द रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, ये मेरा फेवरेट कोट है जो आप सभी के लिए है। द रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं एंड फिर से रिमाइंड करवाता हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखना, मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड, अगर आप सिलेक्शन के लिए चाहते हो कॉन्फिडेंस गेन करना। तो सिर्फ वीडियो में क्वेश्चंस और आंसर ही नहीं दूंगा, ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस फ्रेम कैसे किए जाते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन नॉर्मल एंड नियर सी वाटर। ये बहुत ही घुसते के साथ आपसे पूछ लिया जाएगा कि जल्दी से बता दो कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज़ करते हैं हम लोग। तो देखिए, डिज़ाइन मिक्स होता है और एक हमारा नॉमिनल मिक्स होता है, 2 तरह का मिक्स होता है, आप जानते होंगे। द मिक्स डिज़ाइन इन विच द रेशियो बिटवीन सीमेंट सैंड एंड ग्रेवल इज नॉट फिक्स, जहाँ पर फिक्स नहीं होता है वहाँ पे हम लोग डिज़ाइन मिक्स बोलते हैं। और जो आप लोग सुनते हो ना M10, M15, M20, उन सबका जो रेशियो होता है अगर फिक्स होता है वो हमारा नॉमिनल मिक्स के अंदर आता है। ये सब मुझे फैमिलियर है कि आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो इतना आपको पता होगा। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं तो पीसीसी में हमारा M10 होता है 1:4:8 एंड आरसीसी में M20 होता है हमारा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। बट इफ यू टॉक अबाउट सी वाटर की बात करें तो पीसीसी में हमारा M20 होता है और आरसीसी में M30 होता है दोस्तों। साथ के साथ आपको कोडल प्रोविजन भी याद रखना, अगर कंक्रीट से जहाँ भी क्वेश्चन आता है और अगर इंटरव्यू में आप कोड के रिकमेंडेशन के साथ उसको बताते हो तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो IS 456 जैसा कि जानते हो, IS 456 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रिइंफोर्स कंक्रीट, IS 383 स्पेसिफिकेशन फॉर फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम नेचुरल सोर्स ऑफ कंक्रीट एंड IS 2430 इज यूज्ड फॉर मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड IS 4082 स्पेसिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ मटेरियल। ये सब सारा कोड हमारा यूज होता है। एंड ये वीडियो आप देख रहे हो हमारे चैनल एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग पे। एंड मेरा एक और चैनल है जिस पे मैं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, जैसे मैंने बताया कि आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, उसमें मेरे सारे काम को आप देख सकते हो। उस चैनल का नाम है द रैंडम लेशन, जो मेरा वहाँ पे पोस्टर में लगा हुआ था, उसको आप चेक कर लेना, लेकिन पहले ये वीडियो पूरा देख लो। कंक्रीट की बात किया तो मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूं, जैसे कवर जो हम लोग यूज़ करते हैं, कवर को देख के जाना, रिमाइंड करके जाना। इफेक्टिव कवर क्या होता है, क्लियर कवर क्या होता है, नॉमिनल कवर क्या होता है, ये सब में डिस्टेंस जो है, इसमें जो डिफरेंस है वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखो, नॉमिनल कवर प्लस हाफ ऑफ द डाई ऑफ बार जब हम लोग यूज़ करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव कवर। नॉमिनल कवर प्लस हाफ ऑफ द डाई ऑफ द बार, जो कि हमारा फिगर से बहुत क्लियर है,
तब हम लोग बोलते हैं उसको इफेक्टिव कवर। एंड अगर बात करें कि कवर इज प्रोवाइडेड टू अवॉइड कोरोजन, अगर हम कवर प्रोवाइड नहीं करेंगे देन बार जो हमारी स्टील रिइंफोर्समेंट यूज किया गया है दैट विल बी एक्सपोज टू आउटर कंडीशन और हमारा कोरोजन होने का चांस है। इससे क्या होगा कि स्टील का स्ट्रेंथ घट जाएगा एंड हमारा जो है जो डिजाइन किया है वो हमारा स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा। क्लियर कवर कितना रखते हैं स्लैब के केस में, अगर जो डाया है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 के साथ, डाया ऑफ बार अगर 12 mm हमेशा है उससे बड़ा रखते हैं तो हमारा 15 mm का कवर हम लोग स्लैब में प्रोवाइड करेंगे। बीम के केस में 25 mm, कॉलम में 40 mm एंड फुटिंग में 75 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं। पीएच ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6, ये कोडल प्रोविजन लिखता है। पीएच ऑफ वाटर जो हम लोग कंक्रीट बनाते समय यूज करते हैं वो एक तो पोर्टेबल होना चाहिए एंड दैट पीएच शुड नॉट बी लेस देन 6 से 9 के बीच में चल सकता है। बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट की, तो हमारा वेरियस एक्सपोजर कंडीशन होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम कंडीशन। देखिए मैं वीडियो थोड़ा फास्ट ले जाऊंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है, बाकी सारा रिसर्च आपको भी करना पड़ेगा। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम कंडीशन और कवर उसके हिसाब से आपको यहाँ देखा हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस ग्राफ का। एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग मिनिमम क्या यूज करेंगे ये भी हमारा इस चार्ट में दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट ये हमारा चार्ट यहाँ बन के आ जाता है। बात करते हैं पैरापेट वॉल का हाइट, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पैरापेट वॉल क्या होता है, ये भी पूछा जाएगा व्हाट इज पैरापेट वॉल। और अगर बताते हो देन व्हाट इज द हाइट जनरली वी प्रोवाइड फॉर अ पैरापेट वॉल। तो जो छत पे आप देखते हो ना, छत पे जो बाहर गिरने से बचाता है, सेफ्टी के लिए दिया जाता है या बहुत सारे रीजंस के लिए दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरापेट वॉल, जैसे कि यहाँ पे फिगर में क्लियर है। एंड आप देख सकते हो कि इसका मैक्सिमम जो हाइट रखते हैं ना वो हम लोग रखते हैं 4 फीट, 4 फीट के अराउंड इसका मैक्सिमम हाइट होता है। यहाँ पर डिजाइन देख सकते हो, टिपिकल पैरापेट वॉल का डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस का जवाब आपसे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं तो इट मींस आपको थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। मिनिमम डाई ऑफ बार यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, जो हम लोग सिविल का कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें मिनिमम डाई ऑफ बार क्या यूज करते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। कॉलम के केस में मिनिमम डाई ऑफ बार कितना लेते हैं, और आप ये भी बताइए कि रेक्टेंगुलर कॉलम में हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितना लेते हैं एंड सर्कुलर में हम कितना लेते हैं। इसके अलावा बार हम लोग जो डाया है उसका कितना लेंगे, और बीम के केस में भी नंबर ऑफ बार मिनिमम एंड उसके बाद फिर मिनिमम डाया ऑफ बार, ये दोनों है। और स्लैब के केस में भी आपको बताना है, तो ये तीनों चीज आपको बताना है। कमेंट करना जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में। मिनिमम चेयर, मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग हम लोग कितना देते हैं। सो चेयर स्पेसिंग, ये सब क्वेश्चन कहोगे सर कि आप ये क्वेश्चन क्यों बता रहे हो। देखिए जब आप कहीं भी जाते हो इंटरव्यू पे और सपोज 2 तरह के कैंडिडेट होते हैं, एक होता है कि जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है, जो ऑलरेडी काम किए हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, और एक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो फ्रेशर होते हैं। तो उनसे हो सकता है कि ये चेयर स्पेसिंग और प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा दूसरा टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आप बोलते हो कि यस आई एम करेंटली वर्किंग, आई हैव वर्कड इन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट और समवेयर आई हैव वर्कड, तो फिर वहां पे बीबीएस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चांसेस है कि बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो कॉलम का बीबीएस थोड़ा सा अगर आपने कहीं काम किया होगा तो पता होगा कॉलम का बीबीएस कैसे करते हैं, स्लैब का बीबीएस, फुटिंग का बीबीएस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो यहाँ पे देख रहे हो आप, इसी को हम लोग चेयर बोलते हैं। ये बार जो देख रहे हो इस तरह से बेंड किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज ए चेयर। जो हम लोग ऊपर इन्फोर्समेंट और अंडर इन्फोर्समेंट 2 तरह का जो हम लोग बनाएंगे, तो उसके बीच में एक जो गैप है उसको मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है चेयर। और चेयर का स्पेसिंग ये आप कमेंट करके जरूर बताना चेयर का स्पेसिंग कितना होता है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम योर लोकेशन लाइक व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज देयर। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि जहां से आप हैं, जहां से भी आप बोलते हैं कि यस आई कम फ्रॉम दिस प्लेस, आई कम फ्रॉम दिस प्लेस, तो उस जगह से बेसिक कुछ क्वेश्चंस अपने आप निकल के आता है। क्या है क्वेश्चंस, जैसे कि सपोज यू लिव इन पटना, आप पटना से हो, तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे पटना में कौन सा सॉइल है, कौन सा सॉइल जनरली वी फाउंड इन पटना और बिहार रीजन। फिर कौन सा मेजर प्रोजेक्ट जो चल रहा है वहाँ पे उसके बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो कि सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो खुद बैठ के मिरर में प्रैक्टिस करना होगा आपको। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया कि सपोज यू लिव इन पटना, अब पटना जो है अर्थक्वेक जोन 4 में आया, और कुछ दिन पहले अभी जस्ट अर्थक्वेक आया भी था 3.5 रिक्टर स्केल का, इसको भी थोड़ा देख लेना। और पटना में कौन सा जोन और कितना ये सब होता है, ये सब भी देख लेना आप। फिर अर्थक्वेक जोन पूछा जा सकता है। फिर कौन सी नदी बहती है, ये तो आपको बेसिक पता ही होगा। विच टाइप ऑफ सॉइल इन जनरली फाउंड इन बिहार, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे द मोस्ट कॉमन सॉइल इन बिहार इज गैंगेटिक एल्युमिनियम ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन रीजन। तो हमारा गैंगेटिक एल्युमिनियम सॉइल पाया जाता है। इसका पीडोमेंट स्वैम सॉइल इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, एंड तेराई सॉइल विच इज फाउंड इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार along the border of नेपाल।
क्लेई सॉइल, सैंड सॉइल एंड लूमी सॉइल आर कॉमन इन बिहार। ये सब टाइप के हमारे जो सॉइल हैं दैट इज कॉमनली फाउंड इन बिहार रीजन। तो आप इस तरह से उनको आंसर कर सकते हो, और जब आप उनको लोकेशन के साथ बताते हो तो काफ़ी इंप्रेस होते हैं जो इंटरव्यू पैनल होता है हमारा। सो गैदर ऑल सिविल इंजीनियरिंग इन्फो अबाउट योर प्लेस। आप अपना चार्ट बना लीजिए, नोट्स जो बना रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो उसका चार्ट बना लीजिए, लाइक सॉइल टाइप, अर्थक्वेक जोन, व्हाट इज द हाइट अलाउड देयर, वहाँ पे बिल्डिंग का मैक्सिमम हाइट कितना अलाउड है, रनवे डिजाइन डायरेक्शन, अगर रनवे है पटना में जैसे कि हमारा एयरपोर्ट है तो वहाँ पे रनवे जो डिज़ाइन होता है, रनवे डिज़ाइन करने के लिए हम लोग जो विंडोज डायग्राम यूज़ करते हैं उसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन खुद ब खुद सोचो और वर्क करो। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन इंटरव्यू। लेट्स गो फर्दर। जैसे ये हमारा बिहार का मैप है, दिस इज़ द मैप ऑफ बिहार। जैसे नेपाल इधर पड़ता है तो नेपाल का जो रीजन है इस वाले जो बेल्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक का, काफ़ी मोस्ट ससेप्टेबल जोन है। एंड जो बीच का रीजन है वो थोड़ा सा अर्थक्वेक जोन में थोड़ा सा रिड्यूस होता है, वहाँ पे चांसेस थोड़े से कम होते हैं। लेकिन जो हमारा हिमालयन रीजन का जो बेल्ट आता है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ये होता है। गंगा नदी यहाँ से बह रही है, आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल इधर पड़ गया, नॉर्थ अगर नॉर्थ में देखा जाए तो नेपाल है, फिर हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, कौन कौन से रीजन से हम लोग सराउंडेड हैं और किस तरह से हम लोग शेयर करते हैं चीज़ों को, ये आपको देखना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, चलते हैं आप कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। टेल मी वेरियस मेथड ऑफ क्यूरिंग, ये पूछा जा सकता है। व्हाई डीपीसी इज प्रोवाइडेड, ये सब का आंसर मैं देने वाला हूँ। व्हाई डीपीसी इज प्रोवाइडेड, डीपीसी थिकनेस। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो कि अगर मुझसे ये क्वेश्चन अभी पूछा जाए तो मैं क्या आंसर दूंगा। टेल मी वेरियस मेथड ऑफ क्यूरिंग। कैन आइस बी यूज्ड फॉर क्यूरिंग, आइस का यूज़ किया जा सकता है, ये आप सोच के बताओ। मैं भी इसी वीडियो में अंत में इसका जवाब जरूर दूंगा। एंड व्हाई डीपीसी इज प्रोवाइडेड, डीपीसी का थिकनेस कितना होता है। व्हाई बिहार फेसेस फ्लड एवरी ईयर, एज ए सिविल इंजीनियर व्हाट कैन बी डन। इन सब टाइप को अभी ये आगे जो हम लोग देखने वाला है इस वीडियो में। चलते हैं आगे, शुरू करते हैं क्यूरिंग के साथ। अगर आपको जवाब आपको पता है तो आपने लिख दिया होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि टेल मी वेरियस मेथड ऑफ क्यूरिंग। अब क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्रीट में हम लोग क्यूरिंग करते हैं फॉर मेंटेनिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ सीमेंट। जो हाइड्रेशन प्रोसेस चल रहा होता है उसको मेंटेन करने के लिए क्यूरिंग हम लोग करते हैं। So concrete curing is the process of maintaining adequate moisture in concrete within a proper temperature range in order to aid cement hydration at early ages. Hydration is the chemical reaction between cement and water that result in the formation of various chemical contributing to settling and hardening. जैसे concrete जो हम लोग बनाते हैं उसमें सीमेंट होता है, सैंड होता है और हमारा जो एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, तो वो जैसे ही उसमें हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो सीमेंट एंड वाटर का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। यू ऑल मस्ट बी फैमिलियर अबाउट दिस। सो उसी में काफ़ी ज़्यादा हमारा हीट लिबरेट होता है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। सो उसको एडिक्वेट मॉइस्चर कंक्रीट में मेंटेन करने के लिए अगर उसको हम लोग नहीं करेंगे तो क्रैक्स आ सकता है और हमारा कंक्रीट प्रॉपर हार्डनिंग नहीं हो पाएगा, प्रॉपर सेटिंग नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई वी यूज क्यूरिंग। क्यूरिंग इसलिए करते हैं, कंक्रीट क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एडिक्वेट मॉइस्चर इन कंक्रीट विद इन अ प्रॉपर टेम्परेचर रेंज। सो अब मेथड कौन कौन से क्यूरिंग का हम लोग यूज करते हैं। सो पहले फोटो दिखाता हूँ, देखिए कंक्रीट क्यूरिंग का दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा जो आप लोग घर बनाते हैं तो स्प्रेइंग, जो स्प्रेइंग है इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पे पानी छिड़क के उसको हम लोग उसको तरावट बोलते हैं, तरावट हिंदी में, उसको हम लोग मॉइस्ट रखते हैं। तो स्प्रेइंग जहाँ पे हम लोग स्प्रेइंग करते हैं। सेकंड मोस्ट फेमिलियर फेमस मेथड इज पॉन्डिंग। आप लोग देखा होगा जैसे छत हमारा स्लैब कास्ट होता है उसके बाद हम लोग नॉर्मल सा बालू का एक चिक बना देते हैं, उसमें हम लोग पानी भर के छोड़ते हैं, तो पॉन्डिंग हम लोग ये इसको बोलते हैं पॉन्डिंग। एंड थर्ड वन इज मॉइस्ट गनी बैग, जहाँ पे मॉइस्ट गनी बैग यानी कि जो जूट का बैग होता है उसका यूज किया जाता है। एंड थर्ड वन इज सीट क्यूरिंग, कुछ स्पेशल सीट्स होते हैं, प्लास्टिक के सीट्स होते हैं जिससे हम लोग कंक्रीट को ढक देते हैं ताकि हमारा मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेट नहीं हो और हमारा कंक्रीट में क्यूरिंग हो सके। तो क्यूरिंग देयर आर थ्री बेसिक वेज ऑफ क्यूरिंग। द फर्स्ट इन्वॉल्व कीपिंग द सर्फेस ऑफ द कंक्रीट मॉइस्ट बाय यूजिंग पॉन्डिंग, स्प्रेइंग, स्प्रिंकलिंग, डैम्प सैंड और डैम्पेशन। सो जिसमें हम लोग कंक्रीट को मॉइस्ट रखते हैं। दूसरा जो है द सेकेंड prevents the loss of moisture from the concrete by covering it with the polythene sheeting or leaving the formwork in place, ये भी important है। and the third involve the use of spray or roller, हम लोग कुछ admixture, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हम लोग स्प्रे कर देते हैं। जैसे कि आपने एक फेमस देखा होगा जब कॉलम कास्ट करते हैं उसके बाद हम लोग उसको पेंट कर देते हैं। अगर हमें क्यूरिंग नहीं करना तो पेंट कर देते हैं, नॉर्मल सा पेंट, जो क्या करेगा, पेंट जो एक स्पेशल एक मेम्ब्रेन टाइप का बन जाएगा और जो उसके अंदर मॉइस्चर है उसको बाहर निकलने नहीं देता है। तो ये इसी को बोल रहे हैं द थर्ड इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्प्रे और रोलर अप्लाइड
क्यूरिंग कंपाउंड्स, तो ये हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं स्टीम क्यूरिंग का बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, ये पूछा जा सकता है आपसे स्टीम क्यूरिंग के बारे में कि इन स्टीम क्यूरिंग द हॉट वाटर एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑफ कंक्रीट इज़ वेरी रैपिड, हमारा काफ़ी तेज़ी से रैपिडली हमारा जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप कर जाता है। दिस मेथड्स कैन बेस्ट यूज्ड इन प्री कास्ट वर्क, जब प्री कास्ट, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्री कास्ट जो आप एस्बेस्टोस शीट देखते होंगे उन सबको उतना टाइम नहीं होता है कि हमारा शीट जो फैक्ट्री में बनता है, जो आप शीटिंग जो ऊपर देखते होंगे उसके लिए उतना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जनरली वी यूज़ स्टीम क्यूरिंग फॉर दैट। So precast concrete work में in steam curing the temperature of steam should be restricted to a maximum of 75 degrees Celsius. 75 degrees Celsius in the absence of proper humidity about 90%. The concrete may dry soon. In case of hot water curing, temperature may be raised to any limit at 100 degrees Celsius. तो हम लोग स्टीम क्यूरिंग के बारे में देख लिए, इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपको बता दूं स्क्रीनशॉट नहीं, जो हमारे पेड कैंडिडेट हैं जो हमारा ऑलरेडी इंटरव्यू मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए ज्वाइंट हैं उनको ये तो पीडीएफ हमारा फ्री में दिया ही जाएगा, आपको लेने की जरूरत नहीं है। बट जो लोग नए हैं और इस तरह के देख रहे हैं वीडियो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इन केस अगर आप हमारे साथ इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप नीचे एक नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो। एक नॉमिनल सा चार्ज है और पूरा हम लोग सपोर्ट देते हैं आपको, रिज्यूम कैसे बनाना है, कुछ पेड कंटेंट होते हैं, बहुत नॉमिनल सा चार्ज है। 50 कैंडिडेट के लिए अभी काफ़ी ऑफर चल रहा है दोस्तों, तो एज सुन एज पॉसिबल आप ज्वाइन कर लो अगर आप कोई इंटरव्यू फेस करना चाहते हो हमारे साथ, पेड प्रमोशन पेड आप तैयारी करना चाहते हो तो ये था क्यूरिंग के बारे में। क्यूरिंग से एक जो मैंने बोला था कि कैन आइस बी यूज्ड, ये क्वेश्चन एक आईएएस के एग्जाम में, आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया था कि कैन आइस बी यूज्ड इन क्यूरिंग। सो actually that guy said that no sir, ice cannot be used because he gave the reason like ice can interfere the temperature of curing। जो हम लोग टेम्परेचर होता है 27 डिग्री पे क्यूरिंग करना रहता है, अगर हम लोग आइस यूज करते हैं दैट ब्रिंग्स द टेम्परेचर डाउन, जो कि नहीं कहता लैंड। बट इंटरव्यूअर ने बोला कि इन 3 गॉर्जेस डैम, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है चाइना के अंदर, उसमें एक्चुअली पता है उसमें आइस यूज किया गया था। सो आइस can be used for curing but that is only possible in mass concreting। जहाँ mass concreting है वहाँ पे हम लोग आइस यूज़ किया जा सकता है, ऐसा चाइना ने किया भी है। सो हमारे पास प्रैक्टिकल इसका प्रूफ भी है। सो इसका आंसर मिल गया आपको। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, वाई डीपीसी इज प्रोवाइडेड एंड डीपीसी का थिकनेस क्या होता है। ये तो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, बट फिर भी अ डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी, जिसको फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स, इज अ बैरियर थ्रू द स्ट्रक्चर डिजाइन टू प्रिवेंट मॉइस्चर राइजिंग बाय कैपिलरी एक्शन सच एज थ्रू अ फेनोमेनन नोन एज राइजिंग डैम्प। अ कॉमन एग्जांपल इज पॉलिथीनिंग सीटिंग लेड अंडर द कंक्रीट स्लैब टू प्रिवेंट द कंक्रीट फ्रॉम गेनिंग मॉइस्चर थ्रू कैपिलरी एक्शन। सो हम लोग जनरली प्लिंथ लेवल के ऊपर डीपीसी का एक 2.5 इंच का लेयर हम लोग कास्ट करते हैं। अभी तो बहुत सारा मटेरियल भी मार्केट में अवेलेबल है, उसको मिला के हम लोग कास्ट करते हैं ताकि जो नीचे जो हमारा जो अंडरग्राउंड मॉइस्चर है वो हमारा बिल्डिंग में ना ऊपर राइज करे, जैसे दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। तो अगर वो राइज करेगा तो हमारा कंक्रीट और बाकी जो वॉल है उसमें सिरन आ सकता है, हमारा प्लास्टर खराब हो सकता है, हमारा पेंट खराब हो सकता है। इसके लिए हम लोग डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप सभी को पता होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई बिहार फेसेस फ्लड एवरी ईयर एंड एज ए सिविल इंजीनियर, अगर आप एक अच्छे पोस्ट पे चले जाते हो तो व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड दीज फ्लड्स। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा सकता है गाइज। अब जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बहुत ही आइडियलिस्टिक वे में जवाब नहीं देना है। ये नहीं कि सर मैं पूरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हमारा तो मंत्री खराब है, हमारा इस तरह का जवाब नहीं देना। आपको एक सिविल इंजीनियरिंग, आप इंजीनियर हो, एक आप अच्छे पोस्ट पे जा रहे हो, जाने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे ऐसा जवाब देना है जो कि लॉजिकली एंड हमारा जो टेक्निकली सपोर्ट करे उसको। आप ज़्यादा उसको मत बोलें, जो पॉइंट्स गिनाएं कि सर अगर हम बन जाते हैं तो हम सेडिमेंट कंट्रोल पे ध्यान दे सकते हैं कि सेडिमेंट कंट्रोल जो हमारा रिवर बेड्स में सेडिमेंट कंट्रोल करना है। उसका डेवलपिंग चौरास, क्लियरिंग द रिवर कैचमेंट एरिया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग चौरास को डेवलप करते हैं। फिर रिवर इंटरलिंकिंग किया जा सकता है, ये प्रोजेक्ट हम लोग रन कर सकते हैं रिवर इंटरलिंकिंग का, ताकि जिस रिवर में ज़्यादा पानी आए उसका रिवर का पानी जो हमारा माइग्रेट कर सके, दूसरी जगह हमारा इक्वलाइज हो सके। तो इसके लिए हम लोग रिवर इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। मेकिंग चेक डैम्स ऑन अपस्ट्रीम, चेक डैम ऑन अपस्ट्रीम हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग किया जा सकता है, जैसे कि अनिशाबाद पटना में हमारा रेन गॉज स्टेशन है, वहाँ पे मैथमेटिकल मॉडलिंग वगैरह किया जाता है अनिशाबाद पटना के अंदर। एंड फिजिकल मॉडलिंग कैन ऑल्सो बी
डन लाइक बीरपुर एंड सुपौल में हमारा पहला इनिशिएटिव लिया गया है। सो आपका जवाब जब इस तरह से रहेगा तो इंटरव्यूअर विल बी वेरी इंप्रेस्ड बाय योर आंसर। सो आपको इस तरह जवाब देना है। और फ्लड क्यों आता है? क्योंकि ये सब नहीं किया जा रहा है, हमारा कैचमेंट कंट्रोल नहीं है, हमारा सेडिमेंट कंट्रोल नहीं है, अनऑथराइज डिगिंग होता है, बहुत सारा चीज़ें हैं। अगर ये सब नहीं किया जाता तो जाहिर सी बात है कि फ्लड आएगा ही आएगा। एंड बिहार का रीजन भी इस तरह से पड़ता है कि जियोग्राफिकली हम लोग थोड़ा फ्लड प्रोन एरिया में रहते हैं। So let's go to the next question. What are the methods of erection of piles in river? अब ये क्वेश्चन पूछा सकता है अगर आप बोलते हो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट ब्रिजेस के अंदर है। ब्रिज पे मैं एक और वीडियो लाऊंगा कि ये पूछा जा सकता है कि हम लोग हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस ओवर द रिवर में जब इतना पानी है तो कैसे। और ये क्वेश्चन तो एक जनरल क्वेश्चन है जो कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि नीतीश यू आर ए सिविल इंजीनियर, ये कैसे बनाते हैं। सो देखो, मेनली देयर आर 3 मेथड्स। आपको ये मेथड्स के नाम बताने हैं। पहला इज बैटेड पाइल्स, सेकेंड वन इज कॉफर डैम्स एंड थर्ड वन इज कैशंस। तो बैटेड पाइल्स, कॉफर डैम्स एंड कैशंस। बैटेड पाइल क्या होता है कि पाइल्स हम लोग सीट पाइल के टाइप में ड्राइव करते हैं, जहाँ पे हमारा लो ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो है वो ज़्यादा डीप नहीं है, यानी कि पानी थोड़ा छिछला है, वहाँ पे बैटेड पाइल्स का यूज़ करते हैं। कॉफर डैम्स क्या होता है? एक टेम्प्रोरी डैम होता है जहाँ पे हम लोग शीट पाइल्स डाल के एक टेम्प्रोरी हम लोग इंक्लोजर बना लेते हैं और वहाँ से फिर पानी निकाल दिया जाता है प्रेशर होज से, उसका फिर वहाँ पे काम किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एट कॉफर डैम्स। ए टेम्प्रोरी डैम कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड। एंड कैसन्स में क्या होता है कि हमारा फ्लोटिंग कैसन्स टाइप का हमारा नॉर्मल एक जहाँ पे साइट है वहाँ बना दिया जाता है, उसके बाद उसको फ्लोट करके जहाँ पे हमारा पाइल का जो लोकेशन है वहाँ पे ले जाया जाता है कैसन्स में। एंड कैसन्स के हेल्प से हमारा कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ते जाता है और वो कैसन्स वो नीचे सिंक होते जाता है। बाद में हम लोग जब हमारा टेम्प्रोरी और जो परमानेंट हाइट है वो मिल गया तब हम लोग उसको कैसन्स को क्लोज कर देते हैं। सो बेसिकली यू हैव टू नेम दिस 3: बैटेड पाइल्स, कॉफर डैम्स, कैसन्स। अगर आपको डिटेल में इन तीनों के बारे में जानना है तो एक वीडियो मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट से विजुअलाइज करके बताया हुआ हूँ। एंड बैटेड पाइल्स, कॉफर डैम, कैसन्स का यूज करके हम लोग मेथड ऑफ इरेक्शन ऑफ पाइल्स इन द रिवर, दिस आर द आंसर यू हैव टू गिव इन योर इंटरव्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिस्ट आउट द पोटेंशियल रिस्क फैक्टर फॉर वर्कर्स ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। पोटेंशियल रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं फॉर वर्कर्स ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। सो पोटेंशियल रिस्क फैक्टर फॉर वर्कर्स ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट इज फॉल फ्रॉम हाइट्स, दे कैन फॉल फ्रॉम द हाइट्स, स्कैफोल्ड एंड ट्रेंच कोलैप्स। जो हमारा जो शटरिंग जो हम नॉर्मली घर में करते हैं और अगर बड़े ब्रिजेस के लिए करते हैं दैट इज नोन एज ए स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड एंड जो ट्रेंच है वो कोलैप्स कर सकता है, तो एक पोटेंशियल रिस्क है। इलेक्ट्रिक शॉक एंड आर्क ब्लास्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है बिकॉज द होल स्कैफोल्ड इज जनरली मेड ऑफ स्टील एंड मेटल्स, सो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांसेस होता है। रेपिटेटिव मोशन इंजरीज हो सकता है। नॉट यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट करेक्टली, हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया जैसे शूज़ हो गया, सेफ्टी बेल्ट हो गया, सेफ्टी हेलमेट्स हो गया, ये सब अगर आप नहीं पहनते हो तो देयर आर चांसेस ऑफ आपको डैमेज हो सकता है, किसी तरह का इंजरी हो सकता है। सो दीज आर द पोटेंशियल रिस्क फैक्टर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑन द साइट्स, ये आपको बताना है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ओशा कंप्लायंस। व्हाट इज ओशा? OSHA, ओशा कंप्लायंस। सो ओशा कंप्लायंस क्या होता है? ओशा स्टैंड फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट। OSHA stand for Occupational Safety and Health Act. Its motive is to fulfill the health and safety requirement of employee and worker. It is a standard for health and safety that follows by every industrial segment and corporate office through USA. So हम लोग इसको इस तरह से OSHA compliance होता है। Next question is for the construction project what capital cost has to be taken in consideration. Normal कोई भी construction project में कौन कौन सा cost हमारा कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। सो फर्स्ट एंड द मेजर थिंग इज लैंड एक्विजिशन, और सबसे ज़्यादा टाइम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में यही लगता है लैंड एक्विजिशन करने में, बिकॉज दे हैव टू डील विद मेनी एंड मेनी ऑफ लैंड ओनर्स, और उन कई बार बहुत प्रॉब्लम होता है। लैंड एक्विजिशन हमारा जो है असेंबली, होल्डिंग एंड इंप्रूवमेंट, प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडीज़ में हमारा पैसा जाता है। कंस्ट्रक्शन में हमारा मटेरियल, इक्विपमेंट एंड लेबर, इसमें हमारा काफ़ी अमाउंट, ह्यूज अमाउंट जाता है। कंस्ट्रक्शन में फाइनेंसिंग, बैंक लोन करवाना हुआ, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ये भी एक कंसिडरेबल अमाउंट बन जाता है अगर प्रोजेक्ट आपका बहुत बड़ा है तो। ऑनर्स जनरल ऑफिस ओवरहेड, अब अगर ऑफिस का कॉस्ट रखते हो तो हमारा ऑनर्स का जनरल ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट वो भी आपको वहाँ पे बियर करना पड़ता है। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग का हमारा अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। इक्विपमेंट्स एंड फर्निशिंग नॉट इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, फील्ड सुपरविजन, आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। सो दीज आर द वेरियस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कॉस्ट विच नीड टू बी इंक्लूडेड। कोई भी अब अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो
फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन व्हाट इज हाइब्रिड फाउंडेशन। हाइब्रिड फाउंडेशन क्या होता है? सो हाइब्रिड फाउंडेशन इज यूजुअली यूज फॉर हाई राइज बिल्डिंग। जनरली हम लोग हाई राइज बिल्डिंग के लिए हाइब्रिड फाउंडेशन का यूज करते हैं। इट कंटेन्स बोथ सॉइल सपोर्टेड मैट एंड पाइल्स। मैट भी होता है और इसमें पाइलिंग भी होता है। दैट इज नोन एज हाइब्रिड फाउंडेशन। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द सेटलमेंट। जो हम लोग सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट को आप देखो बिल्कुल कभी भी जीरो नहीं कर सकते हो। व्हाट इज द मोर डेंजरस हियर इज अनइवन सेटलमेंट। हम लोग अनइवन सेटलमेंट को मिनिमाइज करना है। सेटलमेंट अगर हो भी तो इक्वली हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्ट्रक्चर हमारा कोई फॉल्ट नहीं आएगा, बट अनइवन सेटलमेंट इज वेरी वेरी डेंजरस। व्हाट आर द कॉमन वेज ऑफ डेमोलिशन। हम लोग बिल्डिंग जो भी बनाते हैं या फिर कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट्स है, बीट डैम, बीट चिमनी, कुछ भी हमारा होता है, हाई राइज टावर्स, उसका एक पीरियड होता है और उस पीरियड के बाद उस सेफ्टी पे कभी भी फेल कर सकता है, कभी भी देयर चांसेस ऑफ फेलियर। सो दैट वाई वी नीड टू गो फॉर द डेमोलिशन ऑफ दैट बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। तो उस बिल्डिंग को हमारा डेमोलिश करना पड़ता है। सो द इंटरव्यूअर वांट टू आस्क व्हाट आर द कॉमन वेज ऑफ डेमोलिशन। हम लोग डेमोलिशन करते किससे हैं? सो देयर इज हाइड्रो डेमोलिशन, प्रेशर ब्लास्टिंग एंड डिसमेंटलिंग। ये 3 प्रोसेस होता है, आपको इसका नेम बताना है। आप ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो वर्ड्स का प्रैक्टिस करो और कोई भी लगे कि हमको डिटेलिंग में जानना है तो डिसमेंटलिंग जस्ट सर्च इन गूगल व्हाट इज डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग कैसे होता है, 1 बाय 1 डिसमेंटलिंग करते हैं हम लोग, सबसे टॉप फ्लोर पे, उसके बाद फिर नीचे डिसमेंटलिंग करते हैं। फिर हाइड्रो डेमोलिशन हो गया, फिर प्रेशर बॉस्टिंग होगा, हम लोग उसको डायनामाइट्स वगैरह लगा के या फिर जो हमारा उसको बॉस्टिंग जो हमारा होता है उसको लगा के उसको उड़ाते हैं। बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा, दैट इज नोन एज प्रेशर बॉस्टिंग। सो हाइड्रो डेमोलिशन भी होता है। तो ये बेस आपको 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाट इज फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन। फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन क्या होता है? सो फ्लोटिंग कंक्रीट फाउंडेशन is a type of mat foundation that consists of that hollow mat formed by a grid of thick reinforced concrete walls between the 2 thick reinforced concrete slab। हमारा इस तरह का ये फाउंडेशन होता है ताकि अगर कुछ अर्थक्वेक वगैरह आता है या फिर इस तरह से है तो हमारा वो पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है ना, दैट इज फ्री टू ऑसिलेट, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन। अ फ्लोटिंग कंक्रीट फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ मैट फाउंडेशन दैट कंसिस्ट ऑफ द hollow mat formed by a grid of thick reinforced concrete wall between 2 thick reinforced concrete slabs। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्ट ऑफ द पोटेंशियल रिस्क फैक्टर, ये मैंने बता दिया आपको, ओशा कंप्लायंस हो गया। अगला क्वेश्चन आता है वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन सिविल इंजीनियरिंग। हम लोग जनरली कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ करते हैं? सो जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने कुछ आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया, जैसे लम्प सम और फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप जनरली इसको नॉर्मल जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आप यूज़ करते हो। लम्प सम में कितना लगेगा, प्लास्टरिंग करवाना है तो कितना लगेगा, वो आता है बताता है कि भैया इतना स्क्वायर फीट है, वो 30,000 लगेगा, 35,000 लगेगा, तो वो लम्प सम लगभग बताते हैं। या फिर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर मेजरमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, डिजाइन एंड बिल्ड है, यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, टारगेट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, पीस वर्क एग्रीमेंट, कॉस्ट प्लस। ये बहुत सारे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आप देख लेना, एक बार नाम आपको पता होना चाहिए। जब इंटरव्यूअर पूछेगा तो आपको इस तरह से बताना होगा। सो इस तरह की चीज़ है। फिर टेंडर्स होता है, EPC होता है कॉन्ट्रैक्ट, ट्रिपल P कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह के बहुत सारा चीज़ हैं। तो आपको उस सब टाइप भी पता होना चाहिए, जो कि मैं अब दूसरे वीडियो सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा इस चीज़ को। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो आप मेरे मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल पर द रैंडम लेसन पे आप जा सकते हो। मेरा नाम नीतीश प्रकाश सूर्या एंड गोल्डन स्टेटमेंट आज का ये है कि एक महान परिवर्तन के लिए कुछ बड़ा नहीं करना पड़ता, छोटे छोटे परिवर्तन रोज़ करने पड़ते हैं। कंपटीशन दूसरों से नहीं, कंपटीशन खुद से रखो। आप कितना इंप्रूव कर रहे हो ये देखो हमेशा, और दूसरे की नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको सफलता मिलेगी और आपके टाइम पे मिलेगी। आपको मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है एंड मेहनत करते रहना है, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। एंड जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उसका कमेंट जरूर करना। एंड इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हो, पेड कोर्स चाहते हो, तो नीचे एक नंबर दिया गया है, उसे मैसेज जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।